शुरू करते हैं आज का डिस्कशन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आर्टिकल द हिंदू से ये न्यूज़ थी, जो लोनार लेक अभी रिसेंटली पिंक हुआ था, तो उसका रीज़न साइंटिस्ट ने फाइंड किया है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हेलो आर्किया माइक्रोब्स करके ये एक सॉल्ट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसके वजह से ये पूरा लोनार लेक को एक पिंक कलर आया है, जिसका कारण साइंटिस्ट बताते हैं कि रेन कम हुई है, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है जिसके वजह से सैलिनिटी पानी की बढ़ी है, और पीएच लेवल भी बढ़ा है, जिसके वजह से ये माइक्रोब जो है वो डेवलप हुए हैं। अगला आर्टिकल हम देखते हैं द हिंदू से, स्टैच्यूज एज डीपली कंटेस्टेड हेरिटेज। तो गाइस पहले तो हेरिटेज हम समझते हैं। हेरिटेज का मीनिंग होता है विरासत। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो विरासत हम कहते हैं। तो बेसिकली विरासत जो होती है वो प्राइवेट होती है, नेशनल होती है, कल्चरल, अलग अलग टाइप की विरासत होती है। विरासत मतलब हमें हमारी हिस्ट्री से जो भी चीज़ मिली है हम उसे विरासत कहते हैं। हमारे जो पूर्वजों से हमें कोई भी चीज़ मिलती है तो हम उसे विरासत कहते हैं। हम काफ़ी बार कहते हैं कि विरासत में हमें ये चीज़ मिली हुई है। तो ऑथर कुछ पॉइंट्स बताते हैं हेरिटेज के बारे में। तो ऑथर सबसे पहले कहते हैं कि हेरिटेज इज़ ऑलवेज कंटेस्टेड, मतलब हमेशा इस पे डिबेट चलती रहती है कि हेरिटेज हमें कुछ चीज़ अगर विरासत में मिली है तो वो सही है, गलत है। लोग अपने अपने ओपिनियंस टाइम के अकॉर्डिंगली देते रहते हैं। जो 1950 में अगर कुछ चीज़ सही थी तो 2020 में वो चीज़ शायद गलत हो सकती है। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि ये ह्यूमन इमेजिनेशन और कंस्ट्रक्ट का पार्ट है। दूसरा, ऑथर कहते हैं कि पॉलिटिकल इनमें काफ़ी पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो विरासत में हमें चीज़ें मिलती है, जो हमारी हेरिटेज होती है, उस पर काफ़ी पॉलिटिकल फ़ायदा जो अलग अलग पार्टीज़ है वो उठाने का प्रयास करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और जो लोग जिनसे इन्हें फ़ायदा है वो भी इस पे काफ़ी डिबेट करते रहते हैं। हेरिटेज अफर्म्स आर कलेक्टिव आइडेंटिटी, इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्राइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराणा प्रताप को अगर हम देखेंगे तो राजपूत समाज के लिए वो एक सोर्स ऑफ प्राइड है। वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी उनकी दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये एक सोर्स ऑफ प्राइड है। हेरिटेज अफर्म्स आर कलेक्टिव आइडेंटिटी इज अ सोर्स ऑफ प्राइड। अगला ऑथर कहते हैं हेरिटेज इज सैचुरेटेड विथ इथिकल इवैल्यूशन, अ जजमेंट ऑफ व्हाट इज वर्थ रिमेंबरिंग एंड प्रिजर्विंग। तो उसमें इथिकल इवैल्यूएशन भी होता है। फॉर एग्जांपल एक अमेरिका में अभी हम एक आगे आर्टिकल भी है, जैक्सन करके एक यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उन्हें कुछ लोग जो वाइट बैकग्राउंड के लोग हैं वो उन्हें अच्छा कहते हैं, पर जो ब्लैक बैकग्राउंड के लोग हैं वो उन्हें बुरा कहते हैं। और उस पर काफ़ी अभी बहस चल रही है। इथिकल इवैल्यूएशन उस चीज़ का होता है, कोई भी हमारे हेरिटेज का, या अगर कोई भी परंपराएं भी होती है हमारी, तो उनके बारे में भी इथिकल इवैल्यूएशन होता है। जैसे चाइल्ड मैरिज 1850s में सही था, बट अभी 2020 में ये गलत है। इथिकल इवैल्यूएशन उसका हमेशा होता रहता है। हेरिटेज इज़ अ वे ऑफ एड्रेसिंग एंड रेक्टिफाइंग पास्ट रॉन्ग। मतलब जैसे अभी हमने कहा कि पास्ट में जैसे चाइल्ड मैरिज इट वाज गुड, बट टुडे चाइल्ड मैरिज इज कंसिडर्ड एज बैड। ठीक है, तो ये एक वे ऑफ एड्रेसिंग एंड रेक्टिफाइंग। अगर पास्ट में कुछ गलतियां हो रही है तो हम इन्हें रेक्टिफाई करते हैं। इन हेरिटेज और इन विरासतों को हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऑथर आगे कहते हैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ हेरिटेज ऑफ ओनली अ फ्यू इज अ सोर्स ऑफ प्रोफाउंड एस्ट्रेंजमेंट एंड एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। मतलब यही हम जैक्सन का उदाहरण देके समझते हैं कि जैक्सन की मूर्तियाँ वगैरह है, यूएस प्रेसिडेंट थे वो, तो उन्हें जो वाइट लोग हैं वो उन्हें काफ़ी प्रेज करते हैं, बट एक्सक्लूड किया जाता है ब्लैक्स को इसमें। ठीक है, तो जैसे कुछ लोगों के लिए वो एक सोर्स ऑफ पावर है, बट कुछ लोगों के लिए वो एक सेंस ऑफ वो एक सिंबल ऑफ यू नो हैरेसमेंट है।
अभी ऑथर आगे कहते हैं कि देखिए काफ़ी पूरे 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 दुनिया में एक एक माहौल बना हुआ है कि स्टैचूज तोड़े जा रहे हैं, उन्हें 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 रिप्लेस किए जा रहे हैं। ठीक है। तो ऑथर कहते हैं कि ये पावर, ये जो चीज़ है, किस किस स्टैचू को निकालना है या किस स्टैचू को इंस्टॉल करना है, ये कलेक्टिव डेलिब्रेशन का पार्ट है। इस तरीके से हम लोगों के पास अथॉरिटी नहीं दे सकते कि वो कोई भी स्टैचू निकाले या कोई भी नया स्टैचू लगाए। तो जैसे हमने बात की, कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छा सिंबल है, बट कुछ लोगों के लिए बुरा भी सिंबल है। तो कलेक्टिव डेलिब्रेशन होना चाहिए, ऐसा ऑथर कहते हैं कि कोई भी स्टैचू अगर निकालना हो या लगाना हो। गांधी स्टैचू के बारे में ऑथर बात करते हैं। अभी हाल ही में आपने पिछले साल सुना होगा कि साउथ अफ्रीका में काफ़ी जगहों से गांधी जी के स्टैचू हटाए गए थे। तो ऑथर कहते हैं कि हमें महात्मा के स्टैचू के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मोहनदास करमचंद गांधी के स्टैचूज़ के बारे में सोचना चाहिए। महात्मा गांधी ने जो उनकी जर्नी शुरू की थी मोहनदास से महात्मा तक, ये जो जर्नी है, उन्होंने उसमें कई चीज़ें सीखी और एट द एंड ऑफ द लाइफ वो महात्मा बने। गांधी जी खुद भी उनकी जो पुरानी जो उनकी जो टीन एज में या जो उनकी जवानी में जो उन्होंने गलतियां की थी, गांधी जी वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो ऑथर कहते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाते जाते परफेक्ट होता है। तो हमें महात्मा की मूर्ति के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मोहनदास की मूर्ति के बारे में। तो अगर हम कोई भी अगर लीडर लेते हैं या कोई भी अगर हम लीडर के बारे में सोचते हैं, तो इनिशियल डेज को अगर हम उन पे अगर जजमेंट करके अगर हम इस तरीके से हमारी हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करते रहे, तो इट वुड क्रिएट अ बिग हैवॉक, ऐसा ऑथर का कहना है। तो वी शुड ऑलवेज जज रैशनली, ऐसा ऑथर का यहाँ पे कहना है। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, जस्टिस स्लो बट श्योर। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, भरतपुर राजस्थान में 1985 में राजा मानसिंह का एनकाउंटर कर दिया गया था, और जो उसमें इन्वॉल्व 11 पुलिस पर्सनल्स थे इंक्लूडिंग अ डीएसपी, उन्हें अभी सज़ा हुई है। तो ऑथर कहते हैं कि जस्टिस स्लो है बट श्योर है। ऑथर काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं जुडिशरी की फंक्शनिंग को, और ऑथर कहते हैं कि इतने लेट जजमेंट देना गलत है, और जो जुडिशरी है उन्हें थोड़ा और अपनी जजमेंट जल्दी देने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक वापस एक एडिशन है इंडिया चाइना रिलेशंस के अंडर। अभी हमने पहले काफ़ी डिस्कस किया था इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में, इंडिया चाइना ईरान के रिलेशन के बारे में। अभी बात करते हैं इंडिया चाइना भूटान के रिलेशन के बारे में। तो ये एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से आप ये याद रखिएगा, साक्तेंग फॉरेस्ट रिजर्व ये ईस्ट भूटान में आता है, और वहाँ पे ही ताराशिंगा करके ये एरिया है। 24 राउंड्स ऑफ टॉक्स, ये सब ये कुछ पॉइंट्स है भूटान और चाइना के रिलेशन के बारे में। तो बेसिकली इशू ये है कि चाइना जो ईस्टर्न भूटान का जो एक पार्ट है उसको क्लेम कर रहा है, और वापस वहाँ पे एंक्रोचमेंट वगैरह ये सब चीज़ें अभी चल रही है। तो एक ऑथर कहते हैं कि अभी टाइम है कि भूटान को भी हम हमारे साथ ज्वाइन कर सके। ठीक है, भूटान ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि उनका कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है चाइना के साथ। ऑथर ये भी कहते हैं कि चाइना का जो क्लेम है ईस्टर्न भूटान पे, ये एक एक्सटेंशन ऑफ उनका क्लेम है जो वो अरुणाचल प्रदेश पे करते हैं। तो इस समय भूटान को सपोर्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और चाइना की ये कोशिश भी है कि इंडिया भूटान के रिलेशन ख़राब किए जाए। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि इंडिया को शांति से बैठ के सोचना चाहिए कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जाए भूटान के साथ और इस सिचुएशन को टैकल किया जाए। सेटअप अ हाई कोर्ट फॉर पुदुचेरी, इसमें हम
ऑथर बेसिकली एक डिमांड करता है कि पुदुचेरी के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट बना दिया जाए। अभी प्रोविज़न ऐसा है कि मद्रास हाई कोर्ट के अंडर पुदुचेरी का जो जुरिस्डिक्शन आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न इस तरीके से है कि अगर किसी हाई कोर्ट, किसी स्टेट हाई कोर्ट में अगर शेयरिंग हो दो स्टेट्स की, तो जो रेवेन्यू है वो आधा आधा इक्वली बांटा जाएगा। तो ऑथर कहते हैं कि पुदुचेरी तो जैसे छोटा सा एक छोटा सा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है छोटा सा, तो इतने बड़े जो कोर्ट की फ़ीस वगैरह भरना बहुत ही डिफ़िकल्ट हमें जा रहा है, तो हमें एक छोटा सा हाई कोर्ट बना दिया जाए। ऑथर इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देते हैं कि जजेस की जो स्ट्रेंथ है अभी एग्जिस्टिंग 10.5 पर 10.5 और 13 पर 10 लाख पीपल है, जो कि बहुत कम है। और हमें एक्सपेक्टेड है कि 50 फॉर 10 लाख पीपल इतना होना चाहिए इफ़िशिएंट मैनेजमेंट के लिए। ये पॉइंट आप कहीं जुडिशरी से रिलेटेड आंसर में आप डाल सकते हो। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड टू हाई कोर्ट हम देखते हैं। आर्टिकल 214 कहता है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविज़न है कि एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। बेसिक यहाँ पे डिस्कस करने का मुद्दा ये है कि अगर नया हाई कोर्ट अगर बिठाना हो पुदुचेरी में, तो किसके पास अथॉरिटी है? तो अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट के पास। और बाकी का कहाँ पे बिठाना है और बाकी उसका फंक्शनिंग कैसा रहेगा, कितने जजेस उसमें रहेंगे, और जो बाकी की सारी जो चीज़ें होती है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो अगर प्रीलिम्स में ऐसे कुछ आ गया कि अगर आपको कह दिया कि प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए या प्रेसिडेंट सेटअप करेगा नया हाई कोर्ट, सेटअप करेंगे नया हाई कोर्ट, तो वो गलत है। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है एक नया हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए। बाकी डिटेल आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, ठीक है। आर पीपल इन JNK सिटीजन्स और सब्जेक्ट? सिटीज़न वर्सेस सब्जेक्ट, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। कहीं ना कहीं आप उसको यूज़ कर सकते हो। सिटीजन्स जो होते हैं उनके पास राइट्स होते हैं, उनके पास वो एक सेट ऑफ राइट्स एंजॉय करते हैं, बहुत उनके पास पावर होती है वगैरह वगैरह। और सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ पैसिवली सिर्फ स्टेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मानते हैं, और बाकी उन्हें कोई राइट्स और बेनिफिट्स वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ये स्टेट्स वर्सेस सब्जेक्ट का ये डिबेट होता है कि जैसे इंडिपेंडेंस के बाद सारे हम सिटीजन्स बने, बट उससे पहले हम ब्रिटिशर्स के बस सब्जेक्ट थे। तो ये कहीं ना कहीं आप फिट कर सकते हो। स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा। कंटेक्स्ट में इसलिए आया था कि 4G इंटरनेट जो आर्टिकल 370 के अबॉलिशन के बाद अब तक बंद है, तो ये राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट है, ऐसा ऑथर कहते हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स ऑथर देते हैं जो हमें UPSC पॉइंट ऑफ व्यू इतना रेलिवेंट नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन, ठीक है, ये एक IAS ऑफिसर का आर्टिकल है। तो ऑथर बेसिकली यहाँ पे ये कहते हैं कि अभी कोविड की सिचुएशन एक काफ़ी अच्छी ये सिचुएशन है हायर एजुकेशन के जो असेसमेंट है उनको एक चेक करने के लिए। ऑथर ये कहते हैं कि जो एक्चुअल जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है और जो करिकुलम होता है, इनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो वो एक हमें इशू सॉल्व करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कराने की ज़रूरत है, और एक मिक्स होना चाहिए रेगुलर असाइनमेंट और परफॉर्मेंस के बीच में। पूरा थेरोटिकल करके हम नहीं एक अच्छा मैन पावर बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे पूरा एक छोटा सा एक डिबेट ऑथर करते हैं। ये एक सर्वे आया हुआ है। 24% राज्यसभा मेंबर्स फेस क्रिमिनल केसेस। अभी ये आप कहाँ पे कोट कर सकते हो? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में आप ये कोई फैक्ट आप प्रेजेंट कर सकते हो जो एक नेक्सस फॉर्म हो जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्रिमिनल और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ब्यूरोक्रेसी के बीच में। और ये इस अगर कुछ ऐसे या कुछ आ जाता है आंसर, तो आप उसमें
आप ये कोट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक एडिशनल फाइंडिंग है कि 89% जो मेंबर्स है उनका एसेट 1 CR से अबव है। मतलब ये जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के रीच से ये पोजीशंस काफ़ी परे है। ठीक है, कॉमन मैन नहीं फाइट कर सकता है, ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख जाता है। यहाँ पे 2 ट्वीट्स इसमें प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, तो उन पे कंटेम्प्ट का केस अभी लगाया गया है। तो बेसिकली ऑथर कहते हैं कि इस सिचुएशन में जहाँ की बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पेंडिंग है, तो वहाँ पे कोर्ट ने नहीं ध्यान देना चाहिए इस तरीके के कंटेम्प्ट केसेस पर। ठीक है, वो बात की बात है, बट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली ये डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, 100% प्रावधान है। आर्टिकल 129, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 215 में मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। ठीक है, तो जो डेफिनेशन आती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, वो आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। तो ये आप फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा। 2 टाइप ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। पहला तो क्रिमिनल मतलब अगर आप कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हो, प्रिजुडाइज करते हो, ठीक है, मतलब आप कुछ अफवाहें फैला देते हो या कुछ भी ऐसे गलत फहमी आप फैला देते हो कोर्ट के बारे में, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जाता है। और सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, अगर आप कोर्ट की कोई ऑर्डर को अगर डिसोबे करते हो तो वो सिविल कंटेम्प्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के पास पावर होती है पनिश करने की फॉर देयर कंटेम्प्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की भी पावर होती है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। काफ़ी डिबेट चलती है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है वगैरह वगैरह, बट एक आप इसके फेवर में भी आप पॉइंट लिख सकते हो कि ज़रूरत भी है। क्यों ज़रूरत है? अपहोल्ड मैजेस्टी एंड डिग्निटी ऑफ जुडिशरी। ठीक है, और वो अपने जजमेंट जो है फियर, फेवर, अफेक्शन और इल विल के बिना दे पाए। अगला हम देखते हैं द राइट पाथ अमरनाथ यात्रा के बारे में है, जो रिसेंटली अमरनाथ यात्रा कैंसिल हुई है उसके बारे में है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑथर देते हैं, बट जो हमें इम्पॉर्टेंट है, जो हम कहीं अच्छे से कोट कर सकते हैं, जो मुझे लगा, तो बेसिकली लिंगम वॉज रीडिस्कवर्ड बाय मुस्लिम शेपर्ड बूटा मलिक 1850s के अराउंड उन्होंने डिस्कवर किया था। उसकी एक स्टोरी है। तो बेसिकली ये यात्रा जो है, इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन, और वो एक टूरिस्ट गाइड के तरह, कुक के तरह, छोटे छोटे होटल्स वगैरह के तरह एक काम करते हैं। वो पिलग्रिम्स की सेवा करते हैं। 2017 में जो अटैक हुआ था मिलिटेंट ग्रुप का, तो उसको वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म मिला था कश्मीरी पॉपुलेशन से ही, इंक्लूडिंग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो ये एक एक ये अमरनाथ यात्रा को हम बोल सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये यात्रा हम कहीं एक अच्छे से हम कोट कर सकते हैं किसी आंसर या किसी भी क्वेश्चन में। द सिग्निफिकेंस ऑफ कक्करपारा, ये गुजरात में है ये रिएक्टर कक्करपारा। एक बेसिकली हम वीडियो बनाने वाले हैं, पूरा जो इंडियन न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी का जो पूरा सिनारियो है इंडिया का, वो एक्सप्लेन करने के लिए हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। तो वहाँ पे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, 3 स्टेजेस में जो इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी पर जो काम चल रहा है, वो पूरा बहुत बड़ा वो एक वीडियो बनेगा।
तो जल्द ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली क्रिटिकलिटी अचीव कर ली गई है। क्रिटिकलिटी मतलब क्या है? ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ अ रिएक्टर, मतलब रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है, फिजन वगैरह जो है शुरू हो गए हैं, बस यही उसका मीनिंग होता है। ठीक है, एक जो चेन फिजन रिएक्शन है वो शुरू हो गई है। 700 मेगावाट का ये एक पावर है, जो प्रोजेक्ट है जो इंडिया में सबसे बड़ा है अब तक का। ठीक है, और ये एक फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियर पावर सिर्फ 2% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में मतलब आता है, कि बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ 2% जो है ये पावर देता है। अगला आर्टिकल, वाई इज़ अमेरिका टॉकिंग अबाउट हैरिट ट्यूबमैन। तो ये हैरिट ट्यूबमैन जो लेडी थी, वो एक ब्लैक एक्टिविस्ट थी। लेट 1900s में उन्होंने काम किया था। तो बेसिकली वो क्या करते थे, अंडरग्राउंड रेल रोड जो थे वो यूज़ करते थे न्यूयॉर्क के अराउंड, और वहाँ से चुपके चुपके से वो लोग ट्रैवल करते थे, और जो स्लेव थे उनको फ्री करते थे। लगभग 70 स्लेव्स को उन्होंने फ्री किया उनकी पूरी लाइफ टाइम में। और काफ़ी अब उन्हें एज अ सिंबल ऑफ पावर देखा जाता है, स्पेशली जो अभी चला हुआ है, जो प्रोटेस्ट चली हुई है उनमें उन्हें एक काफ़ी एक पावर सिंबल की तरह देखा जाता है। तो बेसिकली इशू क्या हुआ, अभी एंड्रयू जैक्सन की जो हम अभी बात कर रहे थे, तो उनका जो एक स्टैचू था वो तोड़ दिया और उनकी जगह ट्यूबमैन का स्टैचू लगा दिया गया। ठीक है, तो ये एक अभी इशू चला हुआ है। तो ये एक ट्यूबमैन बिल भी हमें याद रखना है। तो ये ट्यूबमैन बिल क्या है? जो ओबामा थे, प्रेसिडेंट ओबामा, तो उन्होंने एक बिल लाया था, जो जैक्सन की जो फ़ोटो थी $20 बिल पे उनके, तो उनको रिप्लेस करके ट्यूबमैन की फ़ोटो वहाँ पे डालना चाहते थे, बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, तो अभी वो पूरा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। बस ये एक हमें हम कहीं कोट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इस प्रोटेस्ट पे ब्लैक लाइफ मैटर्स वगैरह ऐसे कुछ ऐसे आ गया तो हम कोट कर सकते हैं ये फैक्ट्स। ठीक है, अभी ये एक छोटा सा आर्टिकल आया था कि ये बता रहा है कि किस तरीके से अभी आने वाले जो इवेंट्स है, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है, वो किस तरीके से इंटरलिंक है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मानसून कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, ड्रॉट्स कई आ रहे हैं, कई फ्लड्स आ रहे हैं, सी लेवल की राइज़ हो रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं, हिमालयन स्लो कवर मेल्ट हो रहा है, जिससे नदियों में पानी भर रहा है और गांव के गांव ख़त्म हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है काफ़ी। तो ऑथर कहते हैं ये एक चेन रिएक्शन है। कैसे? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमंस बहुत ज़्यादा एसी यूज़ करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हम उन्हें कहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? तो टेम्परेचर भी राइज़ हो रहा है। टेम्परेचर राइज़ हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और मॉइस्चर भी बढ़ेगा। तो मॉइस्चर अगर बढ़ा तो रेनफॉल भी बढ़ेगा। ठीक है, अभी हीटिंग अभी हो रही है, तो काफ़ी सारे जगहों पे जो सॉइल का मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ड्रॉट्स आने के चांसेस अभी काफ़ी बढ़ गए हैं। पोर्टेबल वाटर, जो पीने लायक पानी है, वो ख़त्म हो रहा है, सी लेवल राइज़ हो रही है। तो ऑथर कहते हैं ये एक सर्कल है। आप समझिए, ये एक सर्कल है। तो हमें पूरा जो है, हमारी जो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो है, उन्हें हमें कंटेन करने की ज़रूरत है, या तो कुछ सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। तो बस आज के आर्टिकल इतने ही है। थैंक यू।